नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज जो आपकी सीडीपी की क्लास होने वाली है वो रेगुलर वाली क्लास नहीं है, बल्कि इसमें आज की क्लास में हम लोग जो है यूपी टेट का जो एक हम लोग सीरीज चला रहे हैं ना कि यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने की जो सीरीज चलाई जा रही है, तो उसी के तहत आज हम लोग करने वाले हैं 2014 का। हम लोगों ने कौन सा किया, 2011 का कर लिया है और 2013 का कर लिया है। अब हम लोग करेंगे 2014 का। ठीक है, तो आज की क्लास में 2014 के जितने भी सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं तो उन सभी प्रश्नों का एक व्याख्यात्मक रूप में हम लोग हल देखने वाले हैं यहाँ पर। तो जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप जरूर करिएगा। ठीक है, इतना ही आपको करना है, बाकी आपको कोई काम नहीं करना, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो देखिए यहां पर मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों करा रहा हूं, बहुत सारे लोगों का सवाल ये आ रहा था कि सर पहले कोर्स पूरा कर दीजिए फिर इसको कराइए। तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूं, देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो सीडीपी जो है ना उसको पढ़ चुके होंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी क्या कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसको। तो जो पढ़ चुके हैं और जो पढ़ रहे हैं दोनों लोगों के लिए फायदेमंद ये होने वाला, क्योंकि यहां से आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और ये भी पता चलेगा कि उनको डील कैसे करना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जो प्रीवियस ईयर का सेशन आपको कराया जा रहा है, इसीलिए आपका कराया जा रहा है। और इस परीक्षा में क्या होता है, बार बार जो है क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप पेपर उठा के देखिए तो एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया है, इसीलिए आपका प्रीवियस ईयर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास आपको फिर से लाइव नहीं दी जा रही है, जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं आप लोग पूरा पेपर हल करिए, उसके बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। ओके, क्लियर दिख रहा है? एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम करके बीच में कर देता हूं। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न हमारा कि जो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है वो निम्न में से कौन सा है। तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण, मोटिवेशन का जो वर्गीकरण है वो कौन सा होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से उत्तर, जब भी आप ये देखिए ना, आपको क्या करना है, इसका उत्तर जरूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब सबसे पहले बात आई अभिप्रेरण, तो इसका सिद्धांत किसने दिया है, तो इसका सिद्धांत दोस्तों दिया है अब्राहम मैस्लो ने। किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने। और इन्होंने कहा कि जो अभिप्रेरण होता है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है जन्मजात, ठीक है, क्या होता है, जन्मजात होता है, और एक होता है जो बालक आकर के समाज में आकर के क्या करता है, अर्जित करता है। तो ये दो प्रकार के इन्होंने क्या बताए हैं, अभिप्रेरण बताए हैं। तो आपका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, तो जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, जन्मजात और अर्जित, मतलब कि सी वाला आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। बात हो गई जन्मजात में कौन सा है, जैसे भूख, प्यास, निद्रा, ये सब कैसे है, ये सब जन्मजात अभिप्रेरक है। और अगर मैं बात करूं अर्जित में, तो बालक जब आता है तो यहां पर रुचि अर्जित करता है, प्रतिद्वंद्विता अर्जित करता है, जैसे प्रतियोगिता, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा रखना, ये सारे जो अभिप्रेरक हैं ये कहां मिलते हैं, ये इसको जो है बालक को समाज में आकर मिलते हैं, मतलब बालक इसको अर्जित करता है। तो आपका सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में जो सीखने का स्थानांतरण है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है, सीखने का स्थानांतरण जो है वो कैसे हो सकता है, इसमें से कौन कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है उसको, हम लोग जब पढ़ेंगे अधिगम का वक्र पढ़ेंगे कि अधिगम का वक्र कितने प्रकार का होता है, किसने कितने प्रकार का बताया है, किसी ने 3 कहा, किसी ने 4 कहा। अधिगम का जो है पठार हम लोग पढ़ेंगे, अधिगम स्थानांतरण पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, अब यहां पर बात आई कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण कैसे कैसे हो सकता है। तो ये आप लोग पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको तीनों थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए 3 प्रकार का होता है स्थानांतरण, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, और एक होता है शून्य जो है स्थानांतरण होता है। अब ये होता क्या है अधिगम स्थानांतरण, थोड़ा सा समझिए। अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि जो चीज आप सीख रहे हैं वो आपको कोई और चीज सीखने में कितना मददगार साबित हो सकता है, वही है अधिगम स्थानांतरण। जैसे यदि आप कोई विषय सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या सीखा, गणित सीखा, ठीक है, जब आपने गणित सीखा तो ये गणित आपका
क्या किसी विषय में, जैसे भौतिकी अगर आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें सीखने में क्या है, ये मददगार होगा या नहीं होगा? तो आप कहेंगे भौतिकी में भी सवाल लगाना होता है, गणित में भी गुणा भाग सब कुछ होता है दोनों में। इसका मतलब अगर आपने गणित सीखा तो आप फिजिक्स में ये क्या होगा, आपका सहायक होगा। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं। अब जब आप साइकिल सीख जाते हैं तो आप मोटरसाइकिल पर जाते हैं, ठीक है। आप बाइक चलाना सीखते हैं, तो क्या ये आपने साइकिल चलाना सीखा, ये मोटरसाइकिल चलाने में मददगार है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। बैलेंस यहां से बनाना आपने सीख लिया और ये चलाने में आपको आसानी हो जाएगी। इसका मतलब है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जब बच्चा जाता है, यदि इस स्तर पर सीखा गया ज्ञान इस स्तर पर सीखने वाले ज्ञान में सहायक होता है, तो अधिगम स्तर क्या होगा, ये अधिगम स्थानांतरण धनात्मक होगा। यदि सहायक नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो हिंदी में गिनती लिखता है, जैसे ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है लिखता है। यदि इसकी आदत ये हो गई है तो अब उसको 1 2 3 4 आप लिखवाएंगे ना, तो उसको क्या होगी, असुविधा होगी। मतलब कि जो ज्ञान इसने ये वाला सीखा है, अब इस वाले ज्ञान से ये वाले ज्ञान पर जाने में, दूसरे स्तर पर जाने में क्या हो रहा है, असुविधा हो रही है। मतलब कि ये नकारात्मक हो जाएगा आपका। शून्य अधिगम होता है कि कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे आपने गणित सीख लिया है, ठीक है, गणित आपने सीख लिया है, अब आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो गणित और भूगोल का कोई तालमेल नहीं है, मतलब शून्य एकदम। तो कोई मतलब नहीं होगा जब किसी विषय का किसी विषय से, तो वो क्या होगा, शून्य अधिगम स्थानांतरण। मतलब इसमें चारों सही होंगे तो डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चंस तो रखे गए हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि मैं उतना अभी टेक्निकलिटी इसकी जानता नहीं हूं, तो आपके सामने वो मैं नहीं कर पाया हूं बगल बगल में। नेक्स्ट पेज पे आपको मिलेगा यही क्वेश्चन इंग्लिश में। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी चैनल के नाम से है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, ठीक है। स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल के नाम से आप चैनल पर आ जाएंगे, वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ जो है वहां पर प्रोवाइड आपको करा दूंगा। कई सारी पीडीएफ है जो मैं भेज नहीं पाया हूं, तो वो सारी पीडीएफ मैं दे दूंगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या की बात हो रही है। अब जैसे ही ये आ जाए तो आपको तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि अंतर्दृष्टि के मतलब क्या होगा, कि हमारे सामने पूरी समस्या रख दी गई है, अचानक से उसका हल मिल जाता है हमको, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि वाला यही होता है। जैसे आपका सूझ का सिद्धांत, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। सूझ का सिद्धांत तो किसने दिया था, कोहलर ने दिया था, ठीक है। वनमानुष पर, बंदर पर इन्होंने प्रयोग किया था कोहलर ने। तो सूझ का सिद्धांत जो है वही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी होता है। आहा अनुभव इसी में मिलता है। और भी मैं आपको चीजें बताता हूं, देखिए बहुत इत्मीनान से देखिएगा। यहां पर जो गेस्टाल्ट का मतलब होता है, देखिए सूझ या अंतर्दृष्टि का होता है, ये जिन्होंने माना है वो सभी कैसे हैं, गेस्टाल्टवादी हैं। कैसे हैं दोस्तों, तो वो सभी जो हैं वो गेस्टाल्टवादी हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ओके है। तो सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया, और कोहलर कैसे हैं, तो वो है गेस्टाल्टवादी। अब गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है, गेस्टाल्ट का मतलब होता है पूर्णाकार। क्या होता है दोस्तों, पूर्णाकार होता है। तो पूर्णाकार मतलब क्या है, बालक के सामने पूरी समस्या एक बार रख दीजिए, बस उसके बाद वो उसका हल निकाल लेगा। तो ये होता है। इनके कहने का मतलब है कि यदि कोई पेड़ है तो आप ये मत बताइए कि पहले पेड़ की पत्तियां टहनियां, नहीं, पूरे पेड़ को बालक के सामने पहले रख दीजिए, फिर उसका एक एक आप करिए उसमें, मतलब कि पूर्ण से अंश की ओर आप यहां पर कह सकते हैं। तो ये किसका होता है, गेस्टाल्टवादियों का होता है। मतलब कि आपका डी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। मनोविश्लेषण, देखिए मनोविश्लेषणवाद किसने दिया है, तो फ्रायड ने दिया है। व्यवहारवाद आप जानते हैं कि इसके कई सारे हैं, तो इसमें वाटसन जो होते हैं, वाटसन जो है ये आपके क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके प्रमुख है वाटसन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहां पर थोड़ा सा और चीज, ये संबंधवाद है, तो ये तो स्किनर का है, ठीक है। संबंधवाद किसका है, स्किनर का है। तो ये आप माफ कीजिएगा, स्किनर नहीं, संबंध की बात हो रही है ना, तो संबंध आपका थार्नडाइक हो जाएगा, प्रयास एवं त्रुटि वाला है।
ठीक। और अगर संबद्धवाद आए, संबंध और संबद्ध दोनों अलग अलग हैं, संबद्ध आए तो पावलाव का सिद्धांत और संबंध आए तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो जाएगा। मतलब एसआर बॉन्ड थियरी आता है ना, एसआर बॉन्ड थियरी बोलते हैं, तो बॉन्ड मतलब बंद हो जाएगा संबंध, और संबद्ध होगा तो पावलाव होगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? तो देखिए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग तो मनोवैज्ञानिक हैं, आप लोग आंसर देते रहिए। उन्होंने कहा कि बालक जो है निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते करते क्या करता है, वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है, तो वो किसने कहा है दोस्तों, तो इन्होंने कहा एबिंगहास। मतलब आपका कौन सा सी वाला जो आंसर है वो एकदम राइट हो जाएगा। यहां पर विलियम जेम्स है, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और स्किनर के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया है, चूहे पर प्रयोग किया है। और इनका जो है इनके सिद्धांत का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सिद्धांत का नाम आप लोगों को याद होगा दोस्तों, कौन सा है, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है। एक और इसका नाम पूछता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी दिया है इन्होंने, स्किनर ने। और क्रिया प्रसूत अधिगम क्या है, क्रिया प्रसूत अधिगम। अब क्रिया प्रसूत का क्या मतलब होता है, देखिए ये सारी चीजें तो मैं आपको बताऊंगा ही। क्रिया से प्रसूत मतलब जन्म लेता है। जब कोई अधिगम क्रिया से जन्म लेता है तो वो क्रिया प्रसूत होता है। प्रसूत मतलब जानते हैं ना, जन्म लेना। क्रिया से जब कोई अधिगम जन्म लेता है तो वो क्रिया प्रसूत होता है। अब बिल्ली जब कूद रही होती है, चूहा कूद रहा होता है, खटका दब गया, खाना मिल गया, तो क्या होगा, वो क्रिया प्रसूत अधिगम हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा इसमें, एबिंगहास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए ये देखिए, इंग्लिश में मैंने बताया ना कि रखा हुआ है, लेकिन ये बगल में नहीं कर पाया मैं, तो नेक्स्ट टाइम से देखते हैं। अगला आपका है प्रश्न की जो, चलिए नेक्स्ट है सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम, ये देखिए कितनी बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपको हल करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर किसने दिया है, तो आपको पूरा सब कुछ अब तो पता ही है। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं, तो थॉर्नडाइक ने 2 नियम बताए इसमें। एक आपको बताया है सीखने का प्रमुख नियम, ठीक है, और क्या बताया, सीखने का गौड़ नियम। प्रमुख नियम में आपने कितने नियम दिए हैं, थॉर्नडाइक ने तो 3, और गौड़ में कितने दिए हैं, 5 नियम दिए हैं। इसमें कौन कौन सा है, तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, 3 इन्होंने मुख्य नियम दिए, अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी ऑप्शंस पर डिस्कस अभी नहीं कर रहे, ये सारे आसान से हैं, तो इस पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं अभी रहेगा। सीखना क्या है, तो सीखना क्या है दोस्तों, देखिए यहां पर है व्यवहार में परिवर्तन। अब यहां पर समझिए, सबसे पहली चीज तो सीखना या अधिगम तब तक नहीं होता है जब तक बालक के व्यवहार में क्या ना हो, परिवर्तन ना हो, तब तक जो है इसे अधिगम नहीं कहा जाता है। बालक के व्यवहार में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक क्या होता है, अधिगम नहीं कहा जाता है। ठीक है, और व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। ये भी किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो गिलफोर्ड ने कहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहां पर अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम क्या होता है, अधिगम, बिल्कुल सही है। और अगला क्या है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये भी तो अधिगम ही होता है। तो आपका कौन सा, डी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, शारीरिक बुद्धि और विकास को क्या, वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं, तो आपको पता है क्या कहते हैं, अभी आपने पढ़ा, अभिवृद्धि पढ़ा है, विकास पढ़ा है, सब कुछ पढ़ लिया है। तो ये क्या कहते हैं दोस्तों, अभिवृद्धि कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना, अभिवृद्धि में दोनों जुड़े होते हैं, जो है इसमें वृद्धि और विकास दोनों को मिलाकर के अभिवृद्धि कहा गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये क्या है, ये एक कथन है, किसका कथन है ये बताना है। तो ये किसका कथन है दोस्तों, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और नोट डाउन करके इसको एकदम अच्छे से लर्न कर लेंगे। और किसने दिया है, तो रास महोदय ने कहा कि जो चिंतन होता है
संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, मतलब संज्ञान को विकसित करने में एक मानसिक क्रिया का रोल निभाता है। कौन? तो ये है चिंतन, मतलब कि थिंकिंग जो है किसने कहा? ये रास महोदय ने कहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, हाँ, बाल्यावस्था को इन्होंने मिथ्या परिपक्वावस्था भी कहा है। क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वावस्था भी कहा है। किसने कहा है? तो ये दोस्तों कहा है रास महोदय ने कहा है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, ये ठीक है, 8 हो गया ना? हाँ ठीक। चलिए, नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है हमारा कि बालक मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सर्वोत्तम, बालक मनोविज्ञान के आधार पर निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि हर एक बालक जो है वो शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से क्या होता है? एक दूसरे से भिन्न होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक बालक जब भिन्न होगा तो वो अपने आप में कैसा होगा? विशिष्ट बालक होगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसमें हमेशा आपको पॉजिटिव वाला आंसर चूज करना है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां वाला, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कौन है? तो भाई इसमें तो कुछ आपको सोचना ही नहीं है कि बाल मनोविज्ञान में, देखिए, अच्छा शिक्षक तो ठीक है, लेकिन बिना बालक के अच्छा शिक्षक क्या करेगा भाई? और क्या है? विद्यालय है, बिना बालक के विद्यालय भी बेकार, और बिना बालक के शिक्षण प्रक्रिया भी बेकार। अर्थात केंद्र बिंदु कौन होगा? बालक होगा। पहले, बहुत समय पहले जो होता था, केंद्र में शिक्षक होते थे, है ना, जो गुरुकुल शिक्षा होती थी, केंद्र में शिक्षक होते थे सबसे पहले वो, उसके बाद बालकों को। लेकिन उसके बाद बाल मनोविज्ञान में बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही गई और कहा गया कि अब बालक जो होता है वो क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है शिक्षा का। तो ध्यान में रखेंगे। अगला है अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो अच्छी स्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अच्छी स्मृति वो होगी जो जल्दी से पिछली बातों को स्मरण कर लेगी, मतलब याद कर लेगी। शीघ्र पहचान, जैसे मैंने आपको देखा है पहले कभी भी, और जैसे मैं दोबारा देखता हूं मैं तुरंत पहचान जाता हूं कि हाँ आप तो वही हैं। तो स्मृति अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। अच्छी धारणा शक्ति, मतलब याद करने की शक्ति जो है, धारणा मतलब धारण करने की शक्ति है, जो पढ़ते हैं वो ज्यादा याद रहता है। ये भी एक अच्छी स्मृति का उदाहरण है। तो आपका डी वाला आंसर एकदम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संवेग मैंने आपको पढ़ा दिया, संवेग मैंने पढ़ाया, इमोशन पढ़ा दिया आपको ना, अब तो आपको आता ही होगा ये। क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भावों का उथल पुथल जो है, तो आपको क्या बताया था मैंने? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल जो होती है वही क्या होता है? वही संवेग होता है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी वाला जो उत्तर है यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये इंग्लिश वाला है, इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौशल सीखने की पहली अवस्था, जब मैंने सामाजिकरण आपको पढ़ाया था, सोशलाइजेशन पढ़ाया था, सामाजिकरण पढ़ाया था, तो उसमें मैंने एकदम स्पष्टतः आपको बताया था कि कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है, बालक जब छोटा होता है वो कैसे सीखता है? आपको पता है कि दूसरे को देखता है, फिर वैसी ही प्रतिक्रियाएं करता है, मतलब कि अनुकरण के द्वारा सीखता है। आपका डी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। नेक्स्ट है हमारा, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मानसिक आयु के संप्रत्यय, देखिए मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रयोग यहां पर पूछा जा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 14th क्वेश्चन का, ये है आपका डी वाला, ठीक है। कौन सा आपका राइट आंसर है दोस्तों? डी वाला आपका राइट आंसर है, जो बिने साइमन 1905 में जो है क्या किया है? 1905 में इन्होंने पहला जो है सफल परीक्षण दिया है इसका, मानसिक आयु का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बुद्धि लब्धि यदि आपसे पूछे तो बुद्धि लब्धि में क्या आ जाएंगे? तो बुद्धि लब्धि में आ जाएंगे टर्मन महोदय। लेकिन
यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया है, चलिए यहां पर आपसे पूछा गया मानसिक आयु का संप्रत्यय, ठीक है। तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय होगा वो किसने दिया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा विनय साइमन, ठीक है। बुद्धिलब्धि का कौन होंगे, टर्मन हो जाएंगे। तो ये भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां पर कुछ नाम आपको और दिए गए हैं। थार्नडाइक आपको नाम दिया गया है दोस्तों। तो थार्नडाइक की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 1 मिनट, चलिए। हाँ, थार्नडाइक ने जो दिया है ना, ये बुद्धि में मात्रा का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और अगर मैं बात करूं तो इनका एक सिद्धांत आपको और देखने को मिल जाता है, परमाणवीय या आणविक या बहुकारक सिद्धांत। तो ये थार्नडाइक का मिल जाएगा। स्पीयरमैन का आपको जब मैं बुद्धि पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे मैं ये सारी चीजें एकदम अच्छे से दिखाऊंगा। जो द्विखंड है और त्रिखंड है, ये दोनों इन्होंने दिया है। किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। और अगर मैं बात करूं गिलफोर्ड की, देखिए यहां पर आप ध्यान रखेंगे द्विखंड और त्रिखंड है, और इन्होंने दिया त्रिआयामी। क्या कहा इन्होंने, बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो ये दिया है गिलफोर्ड ने। तो ये भी आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो आपको पता है, ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं, कौन सी है, तो ये सभी खेल विधि, मारिया मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी विधियां कौन सी हैं, सभी जो आपकी विधियां हैं ये सभी आपकी आएंगी शैशवावस्था में। ये खेल से संबंधित है, तो शैशवावस्था में खेल खेल में ही सिखाया जाता है। ये जो है किसका है, फ्रॉबेल का है, मारिया मॉन्टेसरी का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खेल विधि कार्लवेल कुक है ना, हाँ ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, बाल विकास में क्या होता है दोस्तों, प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है बाल विकास, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें आपको ये चीज जो है ध्यान में रखनी होगी। कौन सा क्वेश्चन, 16, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल दिया जाता है, उसी से तो बालक का विकास होता है। बालक का विकास गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक किया जाता है अध्ययन, ये सब हमने पढ़ भी लिया है। तो इसका मतलब कौन सा, आपका डी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 17वां प्रश्न है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। मैंने ये आपको कराया भी है, ठीक है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन और उपरोक्त सभी। तो ये समझिए कि बालक का विकास कैसे होता है। क्या बालक के विकास में हमने अवस्थाएं नहीं पढ़ी, क्या बालक के विकास में जो प्रभाव पड़ते हैं, वंशानुक्रम है, वातावरण है, इन सब का प्रभाव पड़ता है, ये भी तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मैंने पहले आपको बता दिया टॉपिक में। और वैयक्तिक भिन्नता भी तो बाल विकास में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो आपका कौन सा, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम जीविता जो है ये किसका सिद्धांत है, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तर जीविता, ये किसका सिद्धांत है। तो ये सिद्धांत आपका हो जाएगा, देखिए ये दिया है डार्विन ने। किसने दिया है, डार्विन ने। हमेशा कंफ्यूजन में बालक रहते हैं सब लोग, कैसे याद करना है, विन, विन मतलब जीत गया। कौन जीतेगा, जो सर्वोत्तम होगा। कौन जीतेगा, जो फिटेस्ट होगा, सर्वोत्तम होगा, वही तो जीतेगा। तो विन कौन करेगा, जो सर्वोत्तम होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डार्विन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, विनय साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि किसका मापन किया जाता है, बुद्धि का। कौन सी बुद्धि, तो सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। GS फैक्टर जो होते हैं ना, जनरल और ये स्पेशल, तो यहां पर किसका, जनरल का मापन किससे होगा, तो सामान्य बुद्धि परीक्षण किससे होगा, विनय साइमन परीक्षण से सामान्य बुद्धि का मापन होगा। आपका ये वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो अब आप समझिए, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मैंने आपको बताया था कि यदि बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो भी उसका विकास अच्छे से नहीं होगा। यदि बालक मानसिक रूप से जो है स्वस्थ नहीं होगा तो भी उसका विकास अच्छे से नहीं होगा, संवेगात्मक विकास। और यदि बालक थका हुआ है तो आप उस समय कोई भी चीज आपको सिखाएंगे तो चिड़चिड़ापन आने लगता है ना, तो भी संवेगात्मक विकास नहीं होगा। इसका मतलब आपका
डी वाला आंसर क्या होगा, एकदम राइट हो जाएगा। मतलब ये सभी कारक जो है वो संवेगात्मक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए जब हम लोग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या होता है, वो सेशन जो है थोड़ा सा लंबा होने लगता है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप, ये मैंने सामाजिकरण में बताया भी था कि व्यवहार की योग्यता, तो इसके अनुरूप ये किसने किया था, हर्लॉक ने इसका जो है ये परिभाषा किसने दी थी, हर्लॉक ने परिभाषा दी थी। ये आपको याद भी करना है और मैंने आपको बताया भी है कि किसने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो कठिन हो, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन आया, आपको थोड़ा सा समझ के केवल करना है। आप 25 प्लस तो कोई रोक ही नहीं पाएगा आपको, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनेंगे। कौशल अर्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन और वैयक्तिक समायोजन। अब बताइए अधिगम क्या है। मैंने आपको बताया था कि सीखना तब तक सफल नहीं होगा जब तक व्यवहार में परिवर्तन ना हो। व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होना ही क्या होता है, अधिगम होता है। मतलब व्यवहार में परिमार्जन है, परिवर्तन है, यही क्या हो जाएगा, सबसे उपयुक्त इसका अर्थ हो जाएगा। ये आपको आगे भी काम देने वाला है, ठीक है। अगला है, वाणी दोष नहीं है। निम्न में से कौन सा वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण। जब कोई अस्पष्ट उच्चारण करता है तो वो वाणी दोष में आता है कि नहीं। यदि किसी की आदत हो कि वो बोल नहीं पाता है ढंग से, तुतलाता है, तो वो वाणी दोष में आता है, मतलब कि ये भी वाणी दोष है। बात करें धीमी या तेज गति से चलना, ये कौन सा है, चलना नहीं बोलना हो सकता है ना। ऑप्शन जो है मुझे लगता है कि ऑप्शन में थोड़ा सा कुछ इसमें कौन सा क्वेश्चन है 23, तो मैं पेपर एक बार उठा के देख लेता हूं। हाँ ये देखिए चलना नहीं है, ये बोलना है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक, तो बोलना है। धीमी या तेज गति से बोलना, आगे हकलाना और तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी। देखिए एक चीज आप समझिए, इसके बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। आप वहां पर जाइए, समावेशी शिक्षा जो मैंने पढ़ाया है, नीचे प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो शिक्षण कौशल के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, शिक्षण कौशल, आप वहां पर जाकर के ये प्रश्न देख सकते हैं, ठीक है। वाणी दोष मैंने वहां पर पढ़ाया हुआ है। यहां समझिए होता क्या है, यदि बालक तेज गति से पढ़ रहा है तो क्या वो वाणी दोष होगा। अगर स्पष्ट है, हकला नहीं रहा है, तुतला नहीं रहा है, तो क्या वो जो वाणी दोष होगा। स्पष्ट पढ़ रहा है तो वाणी दोष नहीं होगा। बाकी सब जो है क्या है, वाणी दोष, मतलब बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और उपरोक्त सभी। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पहले तो ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं कि मूल्यों के महत्व को बताना। बच्चा अभी प्राथमिक स्तर पर है तो मूल्यों के महत्व को तो वो समझ ही नहीं पाएगा, बता के नहीं कर सकते, आप दिखा के कर सकते हैं। अगला क्या है, दंडित तो आप कर ही नहीं सकते, तो ये सीधे सीधे गलत। और यहां पर जब उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता, फिर आपके सामने सी वाला ही बच रहा है। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, आदर्श प्रदर्शन विधि जो है सिखाने की, वो यही कहती है कि एक अध्यापक जो हो वो क्या करे, वो बालक के सामने एक आदर्श के रूप में रहे और बालक उसी को देखकर सीखते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप क्लास में जाते हैं, एकदम अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके साथ एकदम अच्छे से पेश आते हैं, तो उसी को आदर्श प्रदर्शन कहा जाता है और उसी को देखकर बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। इसीलिए कहा गया है कि क्या करना, मूल्य स्थापन जो है इसमें इंपॉर्टेंट माना गया है। किसके अंदर, अध्यापक के अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 25th क्वेश्चन है हमारा कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं सम्मिलित है, आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, मतलब कि किसी भी प्रकार से धन अर्जन करना ही करना है। बाकी नैतिक मूल्य भी है, आध्यात्मिक मूल्य भी है, सांस्कृतिक मूल्य भी है। ये क्या है, ये तो येन केन प्रकारेण धनार्जन, किसी भी तरीके से पैसा मिल जाए तो ये जो है मूल्यों में आएगा ही नहीं। पैसा कमाना ही अगर उद्देश्य है तो ये मूल्य हो ही नहीं सकता, है ना। तो आपका तुरंत सीधे सीधे आप उत्तर लगा लेंगे। ये सब तो आप देख के लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। चलिए
व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। अब यहां पर मैंने बताया था आपको कि व्यक्तित्व भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। पहला है सामाजिक आर्थिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक शारीरिक, सी वाला है सामाजिक राजनीतिक और डी वाला है मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक। तो ध्यान से देखिएगा कि जो व्यक्तित्व होता है ना, व्यक्तित्व में क्या होगा, सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक, ये सभी विशेषताओं का अध्ययन जो होता है वो व्यक्तित्व के स्वरूप में आता है, व्यक्तित्व के संगठन के स्वरूप में आता है। तो ये सारे गुण अब इसमें आप देख सकते हैं कि कहां पर आपको मिल सकता है। जैसे आध्यात्मिक या आर्थिक नहीं होगा, यहां पर आध्यात्मिक दिया, ये भी नहीं माना जाता, उसमें राजनीतिक भी नहीं, तो आपका क्या सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। ये जो दोनों संगठन है ये किसमें आएंगे, व्यक्तित्व में आपके आएंगे, व्यक्तित्व के संगठन में आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन सा होगा, ईगो सेंट्रिक कौन सा होगा। तो ये दोस्तों देखिए, आत्म केंद्रित मतलब कि वो संकोची स्वभाव के जो होते हैं ना, कि खुद में ही रहे, बाहर ना निकले, ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आत्म केंद्रित होते हैं। आत्म केंद्रित को आप अंतर्मुखी से जोड़ सकते हैं। अंतर्मुखी कौन से होंगे, हाँ आत्म केंद्रित तो वही हो गया, अंतर्मुखी ही हो गया, है ना। जो संकोची स्वभाव के होते हैं, कम बोलते हैं, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये कौन से होंगे, अंतर्मुखी। बहिर्मुखी कौन से होते हैं, ये युंग ने वर्गीकरण किया है इन सभी का, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, युंग का वर्गीकरण है। बहिर्मुखी कौन होते हैं, जो सामाजिक होते हैं। उभयमुखी कौन होंगे, जो दोनों होते हैं, ना ज्यादा सामाजिक और ना ही ज्यादा अकेलापन, ठीक है, तो दोनों आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट है, ये सही दिशा में है कि नहीं हम लोग, 27 के बाद 28, ठीक है। चलिए अगला है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो बाहर की ओर जो अभिव्यक्त करता है वो कैसा होगा, तो आपको सीधे सीधे पता होगा, ज्ञानात्मक, कलात्मक, धार्मिक या बहिर्मुखी। तो आप जानते हैं कि जो अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर प्रयोग करता है वो कैसा हो जाएगा, तो वो बहिर्मुखी ही तो होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट जो होता है, मतलब कि आपका बहिर्मुखी, सी वाला आंसर एकदम राइट हो जाएगा। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट ये आपको पढ़ाया भी जाएगा, अभी हम यहां पर पहुंचे नहीं है ना हम लोग, तो ये सारी चीजें एकदम हलवा हो जाएंगी आपके लिए। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। अध्यापक के जो है गुणों में ये आएगा ही नहीं कि अभिभावक से आप शिकायत करेंगे तो आप अध्यापक कैसे हैं, है ना, तो ये शिकायत नहीं। मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, तो इसके लिए तो मनोचिकित्सक के पास ले जाना, वो भी कक्षा 4 के बच्चे को, ये भी उचित नहीं। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, और आपको पता है कि जो अध्यापक होता है वो किसके रूप में होता है, परामर्शदाता के रूप में, निर्देशनकर्ता के रूप में होता है, ये सारी चीजें सहायताकर्ता के रूप में होता है। तो क्या करेंगे आप यहां पर, परामर्शदाता की भूमिका निभाएंगे, बच्चे की समस्या को समझेंगे, आप उसके निराकरण की जो है चेष्टा करेंगे, निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो आपका सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। तो भाषा विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आपका आता है, नॉम चॉम्स्की का आता है ना, नॉम चॉम्स्की का आता है। एक अल्बर्ट बांडुरा का भी आपको मिलेगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो होता है वो भी भाषा विकास के सिद्धांत में आपको मिलेगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, तो मतलब एक चीज से दूसरे चीज का अनुबंध करके बालक भाषा सीखता है, ये भी सही है। अनुकरण का सिद्धांत, ये तो बिल्कुल ही सही है, बालक मम्मा पापा अनुकरण करके ही सीखता है, ये भी सही है। और परिपक्वता का सिद्धांत भी क्या है, एकदम राइट है, मतलब कि आपका सी वाला जो है ये आत्मशक्ति का सिद्धांत जो है ये भाषा सिद्धांत के, भाषा विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। मैं भाषा विकास आपका पढ़ाने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास हो सकता है बुद्धि वगैरह के बाद हम इसी पर आएंगे, अभी नैतिक विकास, उसके बाद इन्हीं सब चीजों पर आने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, भाषा विकास सिद्धांत में ये तीनों सिद्धांत मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो ये भाषा विकास सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। अब जितने भी हमारे साथी अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम परिवार जो है स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल, अब आप इसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है यदि आप उसमें थोड़ा व्याख्या करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।